हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेमोक्रेसी का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक 124 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा ली थी, बट आज हम यहाँ से 125 से लेकर के 164 तक, ठीक है, 125 से लेकर के 164 नंबर क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस लगाएंगे। और आज की सिंगल वीडियो में हम डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और हमने लगभग 165 क्वेश्चन डेमोक्रेसी से कर लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र सरकार के किसी अन्य रूप से बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो लोकतंत्र है वो सरकार के किसी भी अन्य रूप से बहुत बेहतर इसलिए माना गया है क्योंकि लोकतंत्र क्या करता है, एक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, दूसरा व्यक्ति की गरिमा को यह बढ़ावा देता है। ठीक है, आप अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, अगर ठीक है प्रस्तावना को पढ़ेंगे या प्रियम्बल को आप स्टडी करेंगे, तो आपको क्लियर वे में चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? भारत में लोकतंत्र ने समान स्थिति और समान अवसर के लिए वंचित और भेदभाव वाली जातियों के दावों को मजबूत नहीं किया है। ठीक है, तो नहीं किया है तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र ने क्या किया है, जो समान स्थिति में लोग रह रहे हैं, सभी को समान अवसर मिलने के लिए, सभी जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, तो भेदभाव करने के बाद भी उनके दावों को मजबूत करने का काम कौन करता है? लोकतंत्र करता है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा। तो इसके रिगार्डिंग हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 125 नंबर के बाद 126 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया? ठीक है, तो भारत में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ठीक है, कास्टिसिज्म है, जातिवाद है भारत में, नेपोटिज्म है, परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन, ठीक है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है वही कथन हमें बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा हमेशा रहता है। ठीक है, तभी क्या होता है? तभी नियंत्रण और संतुलन बना रहता है। ठीक है, तभी जो है चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट हमेशा बना रहेगा। जब क्या होगा? जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियां हैं वो सेपरेट रहेंगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सत्ता के इस वितरण को सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो शक्ति का वितरण ये क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज का मतलब है इक्वलिटी, मतलब इस तरीके से आपको सबको समान शक्तियां मिली हुई है। ठीक है, सब अपने अपने फील्ड में क्या है? श्रेष्ठ हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। पर बात ये कौन सी शक्ति की बात कर रहा है? जहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और जहां पे नियंत्रण एवं संतुलन की बात हो, नियंत्रण एवं संतुलन वाले शासन की व्यवस्था की बात कर रहा है ये। तो नियंत्रण और संतुलन शासन व्यवस्था कहाँ पे पाई जाती है? अमेरिका के संविधान में पाई जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सत्ता के बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये बात भी सही है। द डिवीजन ऑफ पावर इंश्योर्ड दैट नो सिंगल ऑर्गन्स कैन यूज पावर अनलिमिटेडली। ठीक है, तो कोई भी जो इस पावर के डिवीजन से, शक्ति के बंटवारे से होता क्या है कि जब सत्ता बढ़ जाती है, सत्ता कार्यपालिका में चली गई, सत्ता विधायिका में चली गई, सत्ता जो है न्यायपालिका में चली गई। ठीक है, जब तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा हो गया
तो इससे क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि कोई भी एक अंग जो होता है, चाहे तीनों में से कोई भी अंग असीमित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, कभी भी तानाशाह नहीं बन सकता। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 128 नंबर शासन। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना, ये तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। ठीक है, विशेषता नहीं है वो पूछा गया है। निर्णय लेने की गुणवत्ता को सिद्ध करता है, ये भी सही है। व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि करता है लोकतांत्रिक सरकारें। ठीक है, इनहेंस डिग्निटी ऑफ पर्सन, इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रमोट द क्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। ठीक है, शासन का स्वरूप तानाशाही होता है, तो यह लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था नहीं है, यह है अधिनायकवादी सरकार की व्यवस्था ऐसी होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियाज वी एसोसिएटेड विद द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कौन से ऐसे आदर्श हैं या कौन से ऐसे स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं जिनको हम लोकतंत्र से जोड़ सकते हैं? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत यूजीसी नेट में पूछता है, ध्यान रखना। ठीक है, यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और खास करके जो 2021 का पेपर है, ठीक है, आप डीएसएसबी का पेपर देखेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन वहां पे बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहां पे पूछने का पैटर्न इस बार बना लिया गया है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जब भी करें तो आप निगेटिव स्टेटमेंट को देखें और ऑप्शन का एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने का चांस रहेगा वहां पे। देखिए, इसमें बताना है कि कौन से ऐसे आदर्श हैं जिनको हम लोकतंत्र से जोड़ सकते हैं। तो पहला आदर्श क्या है? लोगों द्वारा चुने गए शासकों को सभी बड़े फैसले लेने चाहिए। ठीक है, यानी जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो किसको लेना चाहिए? शासक को लेना चाहिए, वह शासक जो जनता के द्वारा क्या हो, चुना गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? चुनावों को लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने के लिए एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, देखिए, आदर्श लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब लोगों को चुनावों में अपने शासक को बदलने का उचित और अवसर विकल्प मिलना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, आदर्श है, बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर लोगों को अपने शासक को बदलने का अधिकार नहीं है तो कहीं ना कहीं वह क्या है, आदर्श नहीं बल्कि तानाशाही शासन का स्वरूप माना जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? इस पसंद के प्रयोग से संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकार द्वारा सीमित सरकार की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, अगर जनता अपनी पसंद का प्रयोग कर रही है किसी शासक को चुनने के लिए तो संविधान का बुनियादी नियम भी लागू होना चाहिए और नागरिकों के अधिकार के द्वारा सीमित सरकार का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, सरकार कैसी हो? सीमित हो, सीमित और उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। ठीक है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड टेक ऑल मेजर्स डिसीजंस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है डिसीज इलेक्शन शुड प्रोवाइड द पीपल विद चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू चेंज द प्रेजेंट रूलर्स। ठीक है, थर्ड है द एक्सरसाइज ऑफ हिज चॉइस should lead to government limited by the basic rules of constitutions and the right of citizens। ठीक है, तो 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ठीक है, अब देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? ठीक है, आदर्शपरक सिद्धांत आइडियलिस्टिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी का प्रोपोनेंट किसे माना जाता है? तो इसमें सीबी मैकफर्सन को माना जाता है। इनकी बुक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। एक दूसरे इनकी बुक और है द पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म
लॉग ऑफ लॉग, ठीक है। रॉबर्ट डहेल कैसे विचारक हैं? बहुलवादी विचारक हैं। जहां पे पोलियार्की की बात आएगी तो वहां पे डहेल का नाम आएगा। सुम्पीटर कैसे विचारक है? अभिजनवादी विचारक हैं, ठीक है। एलीट क्लास से जुड़े हुए हैं ये, अभिजनवादी हैं। इनकी बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है प्रजातंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार होती है। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन यह पूछा गया है कि अब्राहम लिंकन ने यह स्टेटमेंट कौन सी जगह दिया, किस स्थान पर दिया। तो गेटिसबर्ग में इन्होंने यह भाषण दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इसमें थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। लोक सेवक का मतलब है जो प्रशासनिक अधिकारी है, ये बात ध्यान रखना, प्रशासनिक अधिकारी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, है ना, उनको लोकतंत्र में किसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, यानी कि वो अपनी ड्यूटी किसके प्रति करें, अपने कर्तव्यों का पालन किसके लिए करें, ठीक है। तो पहली ड्यूटी उनकी होनी चाहिए लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रति उनका पहला कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कमिटमेंट होना चाहिए संविधान के लक्ष्य के प्रति, ठीक है, गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। तीसरा होना चाहिए सामान्य हित के प्रति, ठीक है, जनरल इंटरेस्ट के प्रति होना चाहिए। चौथा है शासक दल की विचारधारा के प्रति, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो कभी भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को कभी भी शासक दल की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रतिबद्ध नौकरशाही कभी कभी बात आता है, प्रतिबद्ध नौकरशाही का सिद्धांत, प्रतिबद्ध नौकरशाही की बात कौन करता है, तो इंदिरा गांधी ने इसकी बात की थी, ठीक है। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो नौकरशाही जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी अभी के लिए आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए सुम्पीटर तथा रॉबर्ट डहेल, सुम्पीटर कैसे विचारक है, अभिजनवादी हैं, रॉबर्ट डहेल बहुलवादी विचारक हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता है, कंज्यूमर ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। और इस विचार का समर्थन करते हैं कि अभिजन, ये अभिजन होना चाहिए, अमिजन नहीं, अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। कार्ल मैनहाइम की ये बुक है ना, स्टेटमेंट है ये, ऐसा कहते हैं कार्ल मैनहाइम, अभिजन और राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, एक दूसरे के क्या है, ये पूरक होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। यह किसका विचार है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है, हु इज ऑफ द व्यू दैट एवरी लीगल गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो यह विचार किसका है, रूसो का है। रूसो, आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक। रूसो इज द सपोर्टर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। प्लेटो क्या है, प्लेटो के बारे में अगर बात करें हम,
प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी है, ठीक है। मार्क्स भी लोकतंत्र को नहीं मानता है। लास्की सकारात्मक उदारवादी विचारक हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं ये, ठीक है। चलिए अब देखिए 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। लोकतंत्र को क्या माना है, एक जीवन शैली। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड द डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में किसने माना है, टीवी स्मिथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टीवी स्मिथ। लॉस्की, बर्क, ठीक है, बर्क रूढ़िवादी विचारक है। रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन एडम स्मिथ की कौन सी बुक है, आप बताएं, कमेंट करके आप बताएं कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस विचार की वकालत किसने की है कि जनता का शासन एक कल्पना या मिथ है, कुछ लोगों का शासन एक हकीकत है। तो यह बात कौन कहता है, अभिजनवादी कहते हैं। इलीट क्लास को मानने, इलीट थ्योरी को मानने वाले जो विचारक हैं कहते हैं कि लोकतंत्र कुछ नहीं होता, लोकतंत्र के नाम पर क्या होता है, लोकतंत्र एक झूठी संकल्पना है, बल्कि लोकतंत्र में जो जनता का शासन होता है, जनता का वास्तविक शासन नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों का शासन होता है, गिने चुने इलीट लोगों का शासन होता है, ऐसा मानना है अभिजनवादियों का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। डेमोक्रेटिक थियरी, डेमोक्रेटिक थियरी किसकी है, सीबी मैकफर्सन की बुक है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये किसकी बुक है, फ्रीडमैन की है। जॉन रॉल्स की कौन सी बुक है, थियरी ऑफ जस्टिस, जो लिखी गई 1971 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सपोर्टेड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है। सीबी मैकफर्सन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सहभागी लोकतंत्र का विचार सीबी मैकफर्सन ने दिया है, ठीक है। 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। चलिए देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर विभिन्नता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ठीक है। विभिन्नता का प्रतिनिधित्व का मतलब है कि अलग अलग संस्कृतियां हो, अलग अलग संस्कृति, ठीक है। तो अलग अलग संस्कृति की बात कौन करता है, बहुसंस्कृतिवादी करते हैं। विभिन्नता की बात कौन करता है, बहुसंस्कृतिवादी करते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको पहचानना क्या है कि बहुसंस्कृतिवादी विचारक कौन सा है, तो बिल किमलिका जो है ये बहुसंस्कृतिवादी है, ये मल्टी कल्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, मल्टी डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ के भी आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 141 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी कि लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत जो है, अभिजन सिद्धांत जो लोकतंत्र का है, किसने, कौन सा ऐसा विचारक है इन चारों में से जो लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत या लोकतंत्र का विशिष्ट सिद्धांत या लोकतंत्र का डेमोक्रेटिक थियरी जो इलाइट थियरी है डेमोक्रेसी की, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। पेरेटो जुड़े हुए हैं, माइंड एंड सोसाइटी इनकी बुक है, माइंड एंड सोसाइटी। रॉबर्ट मिशेल्स की क्या है, द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। मोस्का की है द रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास। डेविड ईस्टन नहीं है, ईस्टन अभिजनवादी विचारक नहीं है, ये लोकतंत्र के लहरों की बात करते हैं, ठीक है। सॉरी, डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत दिया है, सिस्टम थियरी इन्होंने दी है, ठीक है। सिस्टम थियरी जब पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति पढ़ेंगे, तो वहां पे डेविड ईस्टन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए 142 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है, ठीक है, भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोटिंग मेथड इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेटरी वोट मेथड, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लूरल वोट मेथड। बहुल वोट पद्धति को क्या मान सकते हैं, भेददर्शी वोट पद्धति, क्योंकि इसमें क्या होता है, भेदभाव होता है। भेदभाव कैसा भेदभाव,
इसमें अल्पसंख्यकों का भेदभाव, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यकों को प्रॉपर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। रीजन सेशन की क्वेश्चन। कथन आपका क्या है? शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति क्या करती है? पूर्णतः भ्रष्ट बना देती है, ठीक है। अगर आपके पास पावर आ गया तो आपको भ्रष्ट बनना ही बनना है, ठीक है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ये क्या स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे लगा दें अगर आप, अब यहाँ पे क्योंकि लगा दें तो क्या हो जाएगा, देखो, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विविध समूहों में क्या होती है? विभाजित होती है, ठीक है। यानी कि ये कहा गया है कि जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी में हम शक्ति का क्या कर सकते हैं? शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध अच्छे तरीके से हम नियंत्रण लगा सकते हैं, कि शक्ति का दुरुपयोग न होने पाए। लेकिन होता क्या है, लेकिन शक्ति जो है विविध समूहों में क्या होती है? विभाजित होती है। इसीलिए कहा गया है कि शक्ति जो है हमें भ्रष्ट बनाती है। अगर पूर्णतः हमारे पास शक्ति आ जाए तो पूर्ण रूप से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। तो कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, कथन कारण की सही व्याख्या भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र की विशेषताएं कौन सी हैं? और इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना ही चाहिए, ठीक है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे आप काले हो, गोरे हो, है ना, किसी भी धर्म से हो, आपको निर्वाचन में, आपको इलेक्शन में खड़े होने का पूरा अधिकार है। तो ये लोकतंत्र की क्या है? विशेषता है। पहली विशेषता सही है, दूसरी विशेषता भी सही है। तीसरी विशेषता क्या है? सभी नागरिकों के पास एक अवश्य मत होना चाहिए, ठीक है। एक मत क्या होना चाहिए? यानी एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है। यानी अगर कहें तो जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है भारत में, उसके वोट का वैल्यू क्या है? एक है। जिसकी उम्र 50 साल है उसके भी वोट का मूल्य क्या है? एक है, ठीक है। हर सभी नागरिकों को क्या है? एक ही वोट देने का अधिकार है। तो यही लोकतंत्र की विशेषता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति एक मत, ठीक है। यानी एक व्यक्ति है वो एक मत ही दे सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे जैसा भी हो, ठीक है। एक मत एक मान है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन क्या है आपके? करेक्ट हो जाएंगे, ए, दो, तीन और चार। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पॉलिटिकल इक्वलिटी, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट स्टैंड फॉर इलेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर सेक्स, कलर एंड रिलीजन, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। तीसरा ऑप्शन ऑल सिटीजन्स मस्ट हैव वन वोट, ठीक है, ये भी करेक्ट है। वन इक्वलिटी मींस वन पर्सन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे, ए बी सी डी, ठीक है। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अब देखते हैं 145 नंबर। किसने ऐसा बोला है? ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है? एज इट इज याद कर लेना होता है। किसने ऐसा बोला कि लोकतंत्र जो होता है ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? भागीदारी करता है। तो जॉन सीले ने ऐसा बोला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, रीजन एसेसन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और आम आदमी की सरकार का दो तक, ठीक है। तो बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि लोकतांत्रिक प्रणाली जहां भी होती है वहां पे सभी व्यक्तियों को इक्वल माना जाता है, सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है, ठीक है। और आम आदमी की सरकार क्या है? जो तक होती है। यानी कि कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट हमारी बनेगी वो किसकी होगी? आम आदमी की सरकार होगी, ठीक है। तर्क देखते हैं, रीजन क्या है इसका? आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। तो ऐसा कौन मानता है? ऐसा अभिजनवादी मानते हैं, अभिजनवादी विचारक। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है।
दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों बातें क्या है, अलग है। ऊपर कह रहा है लोग, यहाँ ऊपर लोकतंत्र की विशेषता बताई गई है कि लोकतंत्र की एक विशेषता यह भी है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है। फिर नीचे क्या बोला गया है, नीचे बोला गया है कि हम लोग कॉमनली यह मान के चलते हैं कि सरकार ज्यादातर कौन चलाता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं, ठीक है। इसमें आम आदमी की कोई सरकार नहीं होती, जैसा ऊपर बताया गया है कि आम आदमी की सरकार होती है लोकतंत्र में, नीचे उसका जस्ट अपोजिट बताया गया है, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, क्योंकि यह उदारवाद की मान्यता है या अभिजनवाद की मान्यता है, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों की स्पष्टीकरण नहीं है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार को भारत ने स्वीकार किया है, प्रजातंत्र के कौन से प्रकार को स्वीकार किया है, ठीक है। क्या भारत में संवैधानिक राजतंत्र है, नहीं है। प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, नहीं है। वंशानुगत लोकतंत्र है, नहीं है। लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन इंडिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 148 नंबर देखते हैं। 148 का कौन कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मीडिया के संबंध में ये बातें पूछा गया है, स्टेटमेंट जो नीचे दिया गया है अबाउट द मीडिया के बारे में है, इसको केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हम पता लगाएंगे कि कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी बातें गलत हैं, ठीक है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी द रोल ऑफ प्रिंट मीडिया हैज बीन मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में जो प्रिंट मीडिया का रोल है वो क्या हो चुका है, आज वो मार्जिनलाइज हो चुका है, ठीक है। आज उसकी स्थिति बहुत डामाडोल है, बहुत ही वो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुका है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज बिकम डिसीव, ठीक है। आज क्या हो चुका है, आज हमारे सामने जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, जो हम यूट्यूब देखते हैं, जो हम डिजिटल मीडिया देखते हैं, उसका रोल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। यानी कि जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया का मतलब जो न्यूज़पेपर होते हैं, है ना, न्यूज़पेपर, अखबार, मैगजीन, ये सब क्या है, इनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, रोल खत्म हो रहा है। रोल किसका बढ़ रहा है, रोल बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ठीक है। जैसे हम समाचार देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, है ना, तो फेसबुक पे हम जुड़े रहते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, ट्विटर पे जुड़े हैं, तो इन सब का रोल बढ़ रहा है, ठीक है। इन सब के माध्यम से हम मीडिया को एक्सेस करते हैं, तो इसका रोल आज इंपॉर्टेंट हो रहा है। मीडिया रिमेन्स न्यूट्रल एंड अनबायस्ड इन ऑल पॉलिटिकल रिजाइम्स, क्या मीडिया जो है सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में अनबायस्ड रहती है, और जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है क्या उसमें निष्पक्ष रहती मीडिया, तो ये बात गलत है, ठीक है। मीडिया निष्पक्ष नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। मीडिया आज के टाइम पे देखेंगे तो आज का जो दौर है, मीडिया को मैनेज कर दिया गया है पूरी तरीके से, ठीक है। आज आप किसी भी, चाहे आप जी न्यूज को देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप आज तक देख लीजिए, चाहे आप न्यूज 18 देख लीजिए, सारे न्यूज पर एक ही तरीके के न्यूज चलाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो बायस्ड मीडिया कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मीडिया जो है किसी भी शासन व्यवस्था में जो होती है वो तटस्थ रहती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मीडिया तटस्थ हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, ठीक है। जहां पे डेमोक्रेसी होगा हम वहां मान सकते हैं कि मीडिया क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जहां पे तानाशाही शासन व्यवस्था है, चीन जैसे देशों में, क्या मीडिया तटस्थ है, क्या मीडिया को स्वतंत्रता मिली हुई है ना, तो हम नहीं कह सकते ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑल पॉलिटिकल रिजाइम्स, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, ठीक है, सभी राजनीतिक शासन में क्या मीडिया स्वतंत्र रहती है, नहीं, सभी में नहीं रह सकती, ठीक है, किसी किसी में रहती है। जैसे कि जहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहां पे मीडिया स्वतंत्र रह सकती है, लेकिन जहां पे तानाशाही शासन होगा, जहां पे डिक्टेटरशिप होगा, जहां पे क्या कहते हैं आपका टोटलिटेरियनिज्म होगा, सर्वाधिकारवाद होगा, वहां पर मीडिया स्वतंत्र नहीं रह सकती है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से देख ले, तीसरा ऑप्शन जिसमें है वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 3 वाला इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 1 2 3 आपके गलत हो गए। चौथा ऑप्शन आप 3 इसमें नहीं है, तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 सभी में है,
तीसरा ऑप्शन ही गलत है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को करेंगे तो भी आसानी से आप कर सकते हैं। मीडिया एजेंसीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट ग्रुप। मीडिया हमेशा किसके कंट्रोल में रहती है? मीडिया हमेशा औद्योगिक जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं उनके कंट्रोल में हमेशा ये काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, अब देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। इस तरीके से क्या है, मीडिया को कंट्रोल कौन करता है? कारपोरेट को लोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 149 में। अब देखिए 149 का आपका क्या करेक्ट आंसर होगा? उदार लोकतंत्र में, उदार लोकतंत्रों में लोकतांत्रिक मूल्य आदर्श के रूप में व्यापक स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल संस्थाओं की कार्यकारिता की नागरिक गण आलोचना आजकल करने लगे हैं। तो बहुत सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, कि उदार लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक मूल्य है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अधिकार, है ना, ये सब क्या है, इनको व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर स्वीकृति मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलता है। लेकिन आज जो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है हमारा, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी, इसकी मूल संस्थाओं की कार्य प्रणाली में क्या हुआ है, कुछ कमी आई है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से नागरिक लोग, जो जनता है, वो इसकी आलोचना करने लगी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कारण वाला देखते हैं स्टेटमेंट, सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अस्फीति प्रकट करता है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता कम करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऊपर क्या है, यहाँ पे राजनीतिक संस्कृति की बात की गई है, यहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की गई है और लोकतांत्रिक मूल्यों की आलोचना की बात भी की गई। तो दोनों बातें क्या है, सही तो हैं, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं, इसीलिए आर ए की सही व्याख्या नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 150 नंबर, लोकतंत्र सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ होता है? तो द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इमर्ज विद द होम। तो रूसो के साथ क्या होता है, इसका विचार, सहभागी लोकतंत्र का विचार स्टार्ट होता है। ठीक है, रूसो क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करते हैं। चलिए, अब 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है और हम कोशिश करेंगे कि ये वाला यूनिट जो है हमारा पूरा पॉलिटिकल थ्योरी का जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए एग्जाम से पहले पहले। इसके तुरंत बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी वहां पे प्रैक्टिस लगाते चलेंगे। ठीक है, 151 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विमर्शी लोकतंत्र शब्दावली गढ़ा है ना? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी टर्म को किसने क्वाइंड किया है? तो विमर्शी लोकतंत्र की बात हमने इसके ऊपर वाले प्रैक्टिस में भी लगाई है। तो जोसेफ बसेट ने विमर्शी लोकतंत्र की बात की है। ठीक है, जोसेफ एम बसेट। अब देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी शब्दावली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जैक्सोनियन जो जुड़ा हुआ है, ये राष्ट्रपति जैक्सन के नाम से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति जैक्सन, राष्ट्रपति जैक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये कई सालों तक इसके ऊपर चर्चा होती है, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी के ऊपर चर्चा की जाती है। तो ये अमेरिका से जुड़ा हुआ विचार है। ठीक है, राष्ट्रपति जैक्सन के नाम से जैक्सोनियन डेमोक्रेसी शब्द निकला हुआ है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित
निम्नांकित विचारकों में से किसने राजनीतिक निर्णय उधार लेने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति को संस्थागत इसकी व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, जिसमें व्यक्ति लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको सही ऑप्शन याद करना पड़ता है एज इट इज, इसमें आप ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये जोसेफ शुम्पेटर का है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ टाइपिंग का मिस्टेक है शायद से, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, बाद में मैं करेक्ट कर दूंगा पिन करके, ठीक है। अभी इसके लिए आप पेंडिंग में रख दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए 154 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है, देखो जब बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं तो बड़े क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू। लोकतंत्र के संबंध में डी टॉकविले ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। एक लोकतंत्र में टॉकविल द्वारा धर्म की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, धर्म पर उनका असाधारण जोर था, इसलिए क्योंकि वे इसे फ्रांस और यूरोप के अन्य ईसाई राज्यों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है। डी टॉकविले जो है धर्म पर ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि फ्रांस और यूरोप के अन्य जो क्रिश्चियन स्टेट हैं उनमें क्या होगा, धर्म के कारण लोकतंत्र स्थापित होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, डी टॉकविले का मानना था कि परिस्थितियों की समानता के कारण लोकतंत्र को नैतिक झूठ की आवश्यकता होती है, इसीलिए धर्म की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि मैकियावेली ने क्या बोला कि राजा को कभी भी धार्मिक नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। राजा को धर्म का दिखावा करना चाहिए, राजा को कभी भी धार्मिक नहीं होना चाहिए। तो लोकतंत्र में हमेशा क्या होता है, नैतिक झूठ की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो दूसरा नंबर से तीसरा देखते हैं, उन्होंने धर्म की उपयोगिता की ओर इशारा किया और केवल एक धर्म की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 154 का क्या हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यही वाला स्टेटमेंट सत्य नहीं है। अब यहाँ पे क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे, आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि जिस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जिस वाले क्वेश्चन में बीच में केवल आ जाए, ठीक है, यहाँ पे केवल है ना, केवल आ जाए तो आप समझ लेना वही स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे ओनली दे रखा है ना, जब इस तरीके के स्टेटमेंट आए, बड़े बड़े क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट, और आपको डी टॉकविले के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो अगर ऊपर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, तो आपको इसमें से देखना है, या तो इसके अंदर कहीं पे लिखा होगा नहीं, जिस लाइन में नॉट लिखा हो, आप उसको आंख बंद करके सही कर देंगे तो 99% चांस होता है कि वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। स्किप करने से बेहतर होता है कि आप उस पर एक बार रिस्क ले सकते हैं 1% का, ठीक है। तो ये तरीका भी एक, इसमें आप 100 में से 99 बार आपका क्वेश्चन सही होगा। चलिए अब देखते हैं 155 नंबर क्वेश्चन, किसने निगमित लोकतंत्र, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किसने निगमित लोकतंत्र के आधार के रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं वयस्क मताधिकार के महत्व के बारे में बात की है। हु अमंग द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड अडल्ट सफरेज एज द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो निगमित लोकतंत्र या कारपोरेट लोकतंत्र के रूप में किसने बात की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, 5 जून 1974, सॉरी 1975 आई थिंक, देख लेना आप, 1974 या 75 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट आप देख लेना, जब भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण टोटल रेवोल्यूशन का उन्होंने स्लोगन कब, नारा कब दिया, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र की स्थापना के संबंध में राज्य और समाज, ठीक है, राज्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक अंग है, तो ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया? तो नीरजा जैल ने दिया ऐसा स्टेटमेंट। नीरजा जैल इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 157 नंबर क्वेश्चन। पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में पूछ रहा है ना, जुडिशियल पावर हैज ग्रोन इन लिबरल डेमोक्रेसीज ओवर द पास्ट 100 years बिकॉज, आप बताओ कि पिछले कुछ 100 सालों में, ठीक है, पिछले कुछ 100 वर्षों में क्या हुआ है? उदारवादी लोकतंत्र में न्यायिक शक्तियों का विकास हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता बढ़ी है, न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता या न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत किसने की? ठीक है, who has started the judicial review system in the Indian democracy या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो आप बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 151 158 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रत्यायोजित, ठीक है, लोकतंत्र के विचार को प्रस्तुत किया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डेलीगेटेड डेमोक्रेसी? डेलीगेटेड डेमोक्रेसी चैंटल मॉफे एंड गुलेर्मो ओडोनेल, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब देखते हैं 159, वास्तविक लोकतंत्र को क्रमशः क्या कहा जाता है? वास्तविक लोकतंत्र को क्रमशः क्या कहा जाता है? रियल डेमोक्रेसी इज कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो वास्तविक लोकतंत्र होता है उसको हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको हम औपचारिक और अनौपचारिक लोकतंत्र के नाम से भी पुकारते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़े से ऑप्शन को फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समझाने की वजह से वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसका एक रीज़न ये भी होता है कि आप लोग थोड़ा सा बायस होते हैं या बोर हो जाते हैं देखने में। चलिए 160 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? कौन से ऐसे विचारक हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं? डी टॉगविले मानते हैं, रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, मिल लोकतंत्र के समर्थक हैं, एफ नीत्से नहीं है, इन्होंने लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया है, ठीक है। किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र, किसने, सॉरी एक मिनट इसका कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। किसने कहा कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया? रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है? तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको एज इट इज आपको याद करने होते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैटेल हो जाएगा, गैटेल इज द करेक्ट आंसर। हु सेड ग्रीस डेवलप्ड डेमोक्रेसी विदाउट यूनिटी, रोम डेवलप्ड यूनिटी विदाउट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गैटेल। अब देखते हैं 162 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज को एक ऐसा रूप बताया, लोकतंत्र को समाज का, सॉरी ऐसा होना चाहिए, लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक सम्भ्रांत व्यक्तियों की भर्ती वैयक्तिक योग्यता के आधार पर से विभिन्न सामाजिक स्तरों में से की जाती है? तो ऐसा कौन बोल रहा है कि लोकतंत्र को समाज का ऐसा रूप बता रहा है? कौन सा ऐसा थिंकर है जो कह रहा है कि राजनीतिक एलीट क्लास के जो लोग हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी भर्ती जो होती है मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं होती, बल्कि मेरिट से भिन्न आधार पर होती है, ठीक है। उनकी योग्यता से अलग सामाजिक स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस क्या है ना, उनके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग उनकी पॉलिटिकल भर्ती की जाती है, उनकी राजनीतिक भर्ती की जाती है। तो ऐसा कौन बोलता है? ऐसा टीबी बॉटोमोर कहता है, ठीक है। टीबी बॉटोमोर इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 163 क्वेश्चन देखते हैं।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं, इनमें से दो सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है? तो जनमत संग्रह और आरंभक जो है सबसे ज्यादा रेफरेंडम और इनिशिएटिव और रेफरेंडम, ठीक है, इनिशिएटिव 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 और रेफरेंडम क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोकप्रिय उपकरण ये माने जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर की संकल्पना से संबंधित है? लोकतंत्र की लहरों की बात कौन करता है? वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन या वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कौन करता है? लोकतंत्रों की तीसरी लहर, लोकतंत्र की प्रथम लहर, लोकतंत्र की दूसरी लहर, है ना, इन सब की बात कौन करता है? सैमुअल पी हंटिंगटन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इसकी बुक है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। हंटिंगटन कहता है कि शीत युद्ध खत्म हो चुका है, ठीक है, अब विश्व में विचारधाराओं का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि संघर्ष किसका होगा? संघर्ष जो होगा अब सभ्यताओं का होगा संघर्ष, ठीक है। सभ्यताओं का, कल्चर्स का संघर्ष होगा, सिविलाइजेशन के बीच में संघर्ष होगा, अमेरिकी संस्कृति के बीच संघर्ष होगा, यूनान की संस्कृति के बीच संघर्ष होगा, यूरोप की संस्कृति के बीच संघर्ष होगा, चीन की संस्कृति के बीच संघर्ष होगा। यानी कि अब जो संघर्ष होगा वो अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृतियों के बीच संघर्ष होगा, ऐसा सैमुअल पी हंटिंगटन कहता है। आपके लिए एक क्वेश्चन होगा कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतंत्र की जो लहरों की बात की है ना, उसमें प्रथम लहर में किसको रखा हुआ है, दूसरी लहर में किसको रखा हुआ है और तीसरी लहर में किसको रखा हुआ है ना, ये चीजें आप जरूर याद रखें, क्योंकि प्रथम लहर में ब्रिटेन और अमेरिका आते हैं। इंपॉर्टेंट नेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत कौन से लोकतंत्र की लहर में आता है, ठीक है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने भारत को लोकतंत्र के कौन सी लहर में रखा है? तीसरी लहर में है, पहली लहर में है या दूसरी लहर में? तो भारत को सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतंत्र की दूसरी लहर के अंदर रखा है, ठीक है, सेकेंड वेव में रखा है। तो इस तरीके से आपका जो है डेमोक्रेसी का चैप्टर आज कंप्लीट होता है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था, कुछ टेक्निकल एरर था। अभी भी आप देख रहे होंगे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डम है ना, क्योंकि अभी वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं 11:30 PM हो रहा है टाइम, तो टाइम नहीं मिल पाने की वजह से थोड़ा सा दौड़ भाग, कॉलेज में बच्चों का एग्जाम चल रहा है वहाँ भी, और मेरा क्लास शेड्यूल, कोचिंग क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे 1 साल क्यों ना लग जाए, ठीक है। दिसंबर तक का टाइम बेशक से लग जाए मुझे, बट मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो बेसिक से अपना एडवांस तक जाना चाहते हैं और अभी जो ग्रेजुएशन में है, मास्टर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। बट वो जुड़े रहेंगे मेरे चैनल से तो उनको बेसिक तौर पर लाभ तो होगा ही, बट उनको मेरे थ्रू एडवांस चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना कोई पेमेंट दिए, बिना कोई चार्जेस के। तो आप लोग चैनल से बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जो भी हमारा अगला टॉपिक होगा मैं उसको मेंशन कर दूंगा। मैंने आज ये वाला डेमोक्रेसी का चैप्टर खत्म कर दिया है, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।